पैट्रिशिया डिक, अंक 12। तभी मेरे नाम की घोषणा हुई और पूरे हॉल में एक उपहासपूर्ण हंसी बिखर गई। मैं मन में एक निश्चय लिए मंच पर जा पहुंची। निर्णायक मंडल, प्रिंसिपल, अध्यापक वृंद और सहपाठियों को संबोधित कर चुकने के बाद मैंने बोलना प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम कविता जालान के भाषण पर ही अपना निशाना साधते हुए कहा, अभी अभी मेरी विदुषी मित्र ने एक कविता की कुछ पंक्तियां उद्धृत करके भारतीय नारी की जो दयनीय दशा व्यक्त की है, उससे उनके ज्ञान की सीमा मालूम पड़ जाती है। परंपरागत भारतीय नारी चिरकाल से चले आ रहे सनातन धर्म की भांति भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रही है। हमारी संस्कृति में नारी को सम्मान देते हुए कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। कविता जी ने एक ऐसा दिलचस्प विषय उठाया है जिसके वास्तविक मर्म से वे शायद स्वयं अनजान हैं। शिशु जन्म पर कांसे की थाली और लोहे का तवा बजाने के पीछे समाज में प्रसन्नता या शोक व्यक्त करने जैसी कोई बात नहीं है। कांसे की थाली तो पुत्र जन्म का सूचक है और तवा पुत्री के जन्म का सूचक है। ये दोनों ध्वनियां सुनने के बाद लोगों को बोध हो जाता है कि लड़का पैदा हुआ है या लड़की। जहां तक बाल विवाह का सवाल है, मैं स्वयं उसे अनुचित मानती हूं, किंतु साथ ही साथ मैं अपने पूर्वजों की सूझबूझ को शत शत प्रणाम भी करती हूं। यह सत्य है कि कोई भी परंपरा या व्यवस्था काल और परिस्थिति के अनुसार बनती बिगड़ती है। बाल विवाह मध्यकाल की देन है, जब देश में मुगलों का शासन था। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, कुंवारी बिटिया और परती जमीन जी का जंजाल होती हैं, जिस पर कोई भी बलात् अपना हक जमा सकता है। उन दिनों ज्यादातर बिन ब्याही लड़कियों का अपहरण कर मुगल उनसे शादी कर लेते थे। इस संकट से बचाव के लिए ही हमारे बुजुर्गों ने न चाहते हुए भी बाल विवाह की प्रथा आरंभ की थी, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। रह गई हमारी सहपाठी द्वारा औरतों को कपड़ों का गट्ठर कहने की बात, तो वह भी बिल्कुल असत्य है। शायद वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वह भी उस काल की परिस्थितियों से औरतों को सुरक्षित रखने का महज एक उपाय था। मेरे इस वक्तव्य पर हॉल देर तक तालियों से गूंजता रहा। तालियों के शांत होने के बाद मैंने पुनः बोलना आरंभ किया। प्राचीन काल में तो हमारे यहां स्त्री स्वतंत्र थी और स्वयंवर में अपने लिए वर का चुनाव करती थी। स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में भी मैं अपने सहपाठी से सहमत नहीं हूं। जहां सीता, अनुसुईया, सुलोचना, कुंती, द्रौपदी और गांधारी जैसी नारियां हुई हो, जहां पर सावित्री जैसी स्त्री साक्षात यमराज को शास्त्रार्थ में पराजित कर अपने मृत पति के प्राण वापस लौटा लाई हो, जहां अपाला, घोषा, विशश्वरा और गार्गी जैसी विदुषी स्त्रियां हो गई हो, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कैप्टन लक्ष्मी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी जैसी असंख्य स्त्रियों के आदर्श उदाहरण हो, उस समाज में नारियों को अशिक्षित या निरक्षर कहना सर्वथा अनुचित है। हमारे यहां तो पुरुष नारी को माता, भगिनी, भतीजी, भांजी एवं गृह लक्ष्मी जैसे पवित्र रिश्तों में बांधकर प्रतिष्ठा देता आया है। ऐसे में पुरुषों द्वारा स्त्री को शोषित या प्रताड़ित करने का तर्क देना मेरी दृष्टि में कुतर्क के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मानव चाहे स्त्री हो या पुरुष, वह सुख का दास है और यह सर्वविदित तथ्य है कि स्त्री का परम सुख संतति सुख है, जिसकी प्राप्ति पुरुष के बिना असंभव है। स्त्रियों द्वारा पुरुषों का स्वामित्व स्वीकार कर लेना स्त्री की संतति सुख की लालसा का ही परिणाम है। मेरे मत में
तो अंतःपुर की अवधारणा भी कहीं से भी गलत नहीं है। जब तक स्त्री अंतःपुर की सुरक्षा में रही, तब तक समाज में व्यभिचार और बलात्कार की घटनाएं नगण्य सी रहीं। स्त्री के स्वच्छंद हो जाने का ही ये दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है कि आज के सारे अखबार नारी पर अत्याचार और अनाचार की खबरों से भरे नजर आते हैं। हमारी प्रबुद्ध मित्र कविता जालान ने सत्य कहा है कि आधुनिक नारी अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़कर क्षितिज के भी आगे जा खड़ी हुई है। यहां उसे धन और ग्लैमर के आगे और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ये बात सदा याद रखने योग्य है कि नारी की गरिमा उसकी मर्यादा में ही निहित है। नारी की मर्यादा ही संपूर्ण मानव समाज को संतुलित, सुसभ्य और समुन्नत बनाती है। दुर्भाग्यवश वर्तमान युग में आधुनिकता की होड़ में नारी अपनी गरिमा को भूलकर फैशन की भूल भुलैया में भटकती रमणी बनी मात्र भोग का साधन बनकर भी स्वयं को श्रेष्ठ मान रही है। नारी के उच्छृंखल बन जाने के कारण ही आज चारों ओर अनाचार और व्यभिचार का तांडव हो रहा है। नारी की नग्न छवि की नुमाइश से पुरुष की वासना उद्दीप्त हो जाती है और वह कामांध होकर यदि किसी अधनंगी नारी को बलात्कार का शिकार बना देता है, तो इसमें दोष किसका है? पुरुष का अथवा उस अधनंगी नारी का? मेरा स्पष्ट मत है कि अतीत की उज्जवल परंपराओं की उपेक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए घातक है। काल चक्र के प्रभाव से आई विसंगतियों, विकृतियों और रूढ़ियों का परिष्कार और परिशोधन आवश्यक है, किंतु विवेक को ताक पर रखकर पतन को ही प्रगति मान लेना मूर्खता है। भारतीय नारी को बेटी, बहन, मां, भाभी, दादी, नानी आदि रूपों में जो सम्मान मिलता रहा है, भारतीय नारी ने सनातन काल से जिस त्याग, ममता, साहस, प्रेम, बलिदान और करुणा का परिचय दिया है, वह हमारी सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य निधि है। अब आप सब स्वयं विचार करें कि भारतीय नारी अबला है या समाज की तेज पुंज। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए हृदय से कृतज्ञ हूं। नमस्कार। इतना कहकर मैंने विनम्रता पूर्वक सबको अभिवादन किया और मंच से उतरकर अपनी सीट की ओर बढ़ गई। ये तो पता नहीं था कि मैं प्रतियोगिता में विजयी होंगी या नहीं, पर तालियों की अनवरत गड़गड़ाहट सुनकर मेरा आत्मविश्वास जरूर बढ़ गया था। अभी तक जितने भी प्रतियोगी बोल चुके थे, उनमें से कविता जालान को छोड़ किसी ने भी 25 का आंकड़ा पार नहीं किया था। केवल कविता जालान ही 28 अंक लेकर सर्वोच्च स्थान पर थी। मैं अंतिम वक्ता थी। मेरा परिणाम आते ही विजेता घोषित होने वाला था। मैं सांस रोककर परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थी। पहले निर्णायक ने मुझे 9 अंक दिए। संभावित हार का एक कसैला घूंट मेरे कंठ में आकर रुक गया। तभी बाकी के 2 निर्णायकों ने भी अपने अंक घोषित किए। उन दोनों ने ही मुझे 10-10 अंक दिए थे। इस प्रकार मैं कविता जालान से 1 अंक अधिक प्राप्त करने में सफल रही और वाद विवाद प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक मुझे प्राप्त हुआ। पर हार कर भी कविता जालान ने अपनी शालीनता नहीं खोई। वह अपनी सीट से उठकर मेरे पास आई और मुझसे हाथ मिलाते हुए कहने लगी, कांग्रेचुलेशंस मिस पैट्रिशिया, आप बहुत अच्छा बोली। सही मायने में आप ही मेडल की हकदार हैं। क्रिश्चियन होते हुए भी आपका भारतीय संस्कृति के प्रति ये प्रेम और भारतीय संस्कृति का ये गहन अध्ययन अत्यंत सराहनीय है। मैंने उसे धन्यवाद देते हुए मन ही मन कहा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कविता कि दरअसल मैं पैट्रिशिया डिक नहीं, पार्वती दीक्षित हूं, प्रकांड पंडित जगन्नाथ दीक्षित की बेटी। भारतीय संस्कृति की यह अनमोल धरोहर मुझे अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। मैं अपना गोल्ड मेडल लेकर जब घर पहुंची तो डैडी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था।
उन्होंने एक लंबी सी फूल माला मेरे गले में डालकर मुझे बधाई दी। मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, डैडी, मेरी जीत की खबर इतनी जल्दी आप तक कैसे पहुंच गई? वे मुस्कुराकर बोले, तू तो जानती है तेरे कॉलेज का प्रिंसिपल मेरा दोस्त है, उसने फोन पर सारी बातें मुझे बता दी थी। वे मुझे शाबाशी देते हुए कह उठे, वेल डन माई चाइल्ड, कीप इट अप, आज तुमने मेरा माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। सुनील महीनों और सालों के पंखों पर सवार समय उड़ता चला जा रहा था। पढ़ाई की दीवानी मैं ऐसे अथक परिश्रम में जुटी रही कि मैंने कब ग्रेजुएशन किया, कब इंजीनियरिंग पास की और कब पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, कुछ पता ही नहीं चला। वैसे तो डैडी अपनी पत्नी कैथरीन के गम में ही डूबे रहते थे, किंतु मुझे और मेरी उपलब्धियों को पाकर उनकी खुशी वापस लौट रही थी। उन्होंने मेरी सफलता के उपलक्ष्य में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें अपने तमाम मित्रों और कंपनी के सारे एग्जीक्यूटिव्स को इनवाइट किया। सुंदर परिधानों में सजे सारे अतिथि ऑर्केस्ट्रा की मधुर ध्वनि पर थिरक रहे थे। रंग बिरंगी रोशनी में डूबी डैडी की कोठी स्वर्ग की अट्टालिका सी शोभायमान हो रही थी। तभी भरी पार्टी में डैडी ने अचानक सबको आश्चर्यचकित करते हुए अनाउंस किया, फ्रेंड्स, मैं बड़े गर्व के साथ घोषणा कर रहा हूं कि आज से मेरी बेटी पैट्रिशिया डिक मेरी उत्तराधिकारी बनकर मेरी सारी चल अचल संपत्ति के साथ साथ मेरी सभी कंपनियों का भार संभालेगी। यह सुनकर वहां बड़ी देर तक तालियां बजती रहीं। पार्टी के अंत में सारे मेहमान मुझे बधाई देकर विदा हुए। पार्टी की समाप्ति के बाद मैं रात भर सो नहीं सकी। डैडी ने तो मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपनी डूबती कंपनियों का बोझ मेरे कंधों पर लाद दिया था, लेकिन वह एक चुनौती बनकर अब पहाड़ की तरह मेरे सामने खड़ा था। मैं बिजनेस के बारे में भला क्या जानती थी? कोई प्रैक्टिकल ज्ञान तो था नहीं। अगर कुछ ज्ञान था तो वो सिर्फ किताबी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या न करूं। तभी मेरे दिवंगत पिताजी की दी हुई शिक्षा मेरे मन में गूंजने लगी। वे कहा करते थे, बेटी, अगर जटिल से जटिल समस्या भी तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाए तो उसे हल करने के लिए उसके मूल में पहुंचने की कोशिश करो। वहीं से सफलता की सीढ़ी मंजिल की तरफ जाती है। पिताजी की उस शिक्षा का स्मरण करते ही मुझ में अदम्य साहस का संचार हो गया। दूसरे ही दिन से मैं कंपनियों में जाकर उत्तरोत्तर उनके डूबते जाने का कारण खोजने में जुट गई। समय बीतता रहा। एक दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर डैडी मुझसे बोले, बेटी, आज तुम ऑफिस मत जाओ, आज मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाना चाहता हूं। नाश्ता खत्म करने के बाद मैंने गाड़ी निकाली और डैडी मेरी बगल में बैठ गए। मैं बड़ी देर तक सड़कों पर कार दौड़ाती रही। वे मुझे जिधर मुड़ने के लिए कहते, मैं उधर ही मुड़ जाती थी। अंत में उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी झोपड़पट्टी के सामने गाड़ी रोकने को कहा और बोले, बेटी, ये झोपड़पट्टी वाला प्लॉट तुम्हारा अपना है। तुम्हारी मम्मी ने बड़ी साध के साथ ये लंबा चौड़ा प्लॉट खरीदकर इस पर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनवाने का सपना देखा था। तुम्हारी मम्मी की डेथ की वजह से मैं कुछ दिनों तक अपने समूचे कारोबार से उदासीन हो गया था और इसका फायदा उठाकर इस इलाके के गुंडों ने इस पर जबरन कब्जा करके यहां झोपड़पट्टी बसा दी है। मुझे इनको यहां से हटाने का आदेश तो कोर्ट से मिल गया है, लेकिन यहां का दादा इस जमीन को खाली करने के लिए मुझसे 1 करोड़ रुपया मांग रहा है। अब मैं उस गुंडे से मारपीट करने से तो रहा, सोचता हूं उससे बातचीत करके रकम कुछ कम करवाकर यह जमीन छुड़वा लो ताकि तुम्हारी मम्मी का ख्वाब पूरा हो सके। किंतु गुंडे को अपनी ही जमीन का पैसा देना मुझे नाजायज लग रहा है। मैंने मन ही मन सोचा कि इस मसले में मैं डैडी की कोई सहायता कर सकती हूं क्या, परंतु समस्या मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। इसलिए मैंने कहा, चलिए डैडी, घर चलिए, इस पर बाद में सोचेंगे। उस रात मैं बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर सिर्फ यही सोचे जा रही थी
कि किस तरह उस जमीन की समस्या निपटाकर डैडी का दुख दूर करूं। यह कोई आसान काम नहीं था। जब डैडी जैसे समर्थ इंसान उस गुंडे से पार नहीं पा रहे थे तो मैं उससे कैसे निपटूंगी। मैं इसी उधेड़ बुन में बहुत देर तक डूबती उतराती रही। तभी बिजली की तरह तापसदा का चेहरा मेरे दिमाग में कौंध उठा। मेरे मन ने कहा कि एक तापसदा ही है जो इस मुसीबत में मेरे काम आ सकते हैं। दूसरे दिन आंख खुलते ही मैं अपनी गाड़ी निकालकर डैडी को बिना कुछ बताए तापसदा से मिलने निकल पड़ी। मैं सीधे उस मोहल्ले के नजदीक पहुंची जहां मैं पहले रहा करती थी। गाड़ी बस्ती से थोड़ी दूर खड़ी करके मैं तापसदा के घर पहुंच गई। मुझे अचानक अपने सामने देखकर वे हैरानी से पूछ बैठे, पार्वती, तुम कहां थी इतने दिनों तक? तुम्हें खोजते खोजते तो मैं बेहाल हो गया था और अपने आप पर रोज लानतें भेज रहा था कि मैं कैसा भाई हूं जो अपनी बहन की रक्षा भी नहीं कर सका। वे आगे भी कुछ कहते इससे पहले ही मैंने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, दादा, अपने बारे में मैं आपको रास्ते में बता दूंगी। इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूं और आपको भी मेरे साथ चलना है। वे बिना कुछ कहे मेरे साथ चल पड़े। अपनी कार का दरवाजा खोलकर मैंने तापसदा को बैठने का इशारा किया। मुझे इतनी बड़ी गाड़ी में आया देखकर तापसदा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पार्वती, और इससे पहले कि वह कोई दूसरा शब्द अपने मुंह से निकाल सके मैंने होठों पर उंगली रखकर उन्हें चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, तापसदा, अभी कुछ भी मत पूछिए, जल्दी ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद उन्हें लेकर मैं उस प्लॉट की ओर बढ़ चली जहां पर झोपड़पट्टी बसी हुई थी। तापसदा कुछ बोल तो नहीं रहे थे, किंतु उनके मन की उत्सुकता उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। मैंने उन्हें और अधिक सस्पेंस में न रखकर शुभदा के कोठे से लेकर मिस्टर डिक के घर तक पहुंचने की अपनी पूरी कहानी संक्षेप में सुना डाली, जिसे सुनकर वे प्रसन्न हो उठे और कहने लगे, चलो बहना, तुम्हारा तो जीवन संवर गया। अब मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं रही। तभी मैंने अपनी कार डैडी के प्लॉट पर बसी झोपड़पट्टी के सामने जाकर रोक दी। उस जगह को देखकर तापसदा बोले, पार्वती, तुम मुझे कहां ले आई हो? मैंने मुद्दे की बात छेड़ते हुए कहा, तापसदा, मैं आपको यहां इसलिए ले आई हूं कि आज अपना वो नेक मांग सकूं जो आपने मुझे रक्षा बंधन पर देने का वादा किया था। बोलिए, आप देंगे ना? मेरी बात सुनकर तापसदा तुरंत कह उठे, जो चाहो मांग लो बहन, मैं अपने वादे पर पक्का हूं। मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं। मैंने उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, शुभ शुभ बोलिए तापसदा, मुझे आपकी जान नहीं, अपनी ये जमीन वापस चाहिए जिस पर गुंडों ने जबरन कब्जा जमा रखा है। मेरी इस मांग पर तापसदा थोड़ा हंसकर बोले, बस पार्वती, मांगी भी तो इतनी छोटी सी चीज। तुम घर जाओ, जल्दी ही ये जमीन तुम्हारे कब्जे में होगी। ये झोपड़पट्टी तो मेरे चेले ने बसाई है, वह थोड़ी ही देर में इन बस्ती वालों को भगा देगा। इस पर मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं तापसदा, मुझे कोई मारपीट, दंगा फसाद या खून खराबा नहीं चाहिए। मैं तो इन गरीब बस्ती वालों पर कोई अन्याय या अत्याचार भी नहीं होने देना चाहती। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूं कि ये बस्ती वाले इस जगह के बदले कहीं और बस जाएं। उस पर जो भी खर्च होगा वह मैं देने को तैयार हूं। मेरी बात सुनकर तापसदा एक बार फिर बोले, मैंने कहा ना बहन कि तुम्हारी ये जमीन खाली हो जाएगी, तो समझ लो खाली हो गई। ये तेरे भाई का वादा है। कुछ दिन बाद सुबह सुबह तापसदा का फोन आया। वे बता रहे थे, पार्वती, सब कुछ तुम्हारी इच्छा अनुसार हो गया। तुम अपने डैडी को लेकर प्लॉट पर पहुंचो और अपनी जमीन देख लो। तापसदा से फोन पर बात करके जब मैं डैडी के रूम में पहुंची तो पाया कि वे योगा में लीन थे। मेरे पहुंचने की आहट से उनका ध्यान टूटा और वे बोले, क्या बात है बेटी? मैंने कहा, डैडी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें एक जगह जाना है। पर कहां? वे पूछ बैठे। इस पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक राज की बात है, मैं वहां पहुंचकर ही बताऊंगी। यह सुनकर वे कहने लगे,
ठीक है बाबा, तुम गाड़ी निकालो, मैं ड्रेसअप होकर आता हूं। डैडी के कपड़े बदल कर आते ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की और झोपड़पट्टी वाली जमीन की ओर दौड़ा दी। कुछ ही मिनटों में हम वहां पहुंच गए। पूरा प्लॉट खाली पड़ा था। उस पर एक भी झुग्गी झोपड़ी का नामो निशान नहीं था। 3-4 दिनों में ही प्लॉट को घेर कर कांटेदार तार की बाड़ भी लगा दी गई थी, जिसमें एक गेट बना हुआ था और उस गेट पर 2 आर्म सिक्योरिटी गार्ड पहरा दे रहे थे। हॉस्पिटल का जो टूटा फूटा पुराना बोर्ड वहां टंगा रहता था, उसकी जगह एक नया चमचमाता हुआ बोर्ड जगमगा रहा था। डैडी उस जगह की काया पलट देखकर हैरान थे। मैंने डैडी से पूछा, डैडी, आप मम्मी का सपना पूरा करना चाहते थे ना? शौक से पूरा कीजिए, अब कोई रुकावट नहीं होगी। डैडी आश्चर्य से कभी प्लॉट को तो कभी मुझे देख रहे थे। आखिर उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया, यह संभव कैसे हुआ बेटी? इस पर मैंने दूर खड़े तापसदा को आवाज लगाई, तापसदा, यहां आइए। मेरी आवाज पर तापसदा फौरन मेरे पास पहुंचे। मैंने उन्हें डैडी से मिलवाते हुए कहा, डैडी, ये है मेरे मुंह बोले भाई तापस मिश्रा। ये सारी करामात इन्हीं की है। डैडी ने प्रसन्न होकर दादा का कंधा थपथपाते हुए कहा, वेल डन मिस्टर तापस, गॉड ब्लेस यू। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद डैडी मुझसे कहने लगे, बेटी, इस सारे झंझट में तुम्हारे भाई का बहुत रुपया खर्च हुआ होगा, वह इन्हें दे देना चाहिए। और उन्होंने अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर चेक बुक निकाली और मुझे थमाते हुए कह उठे, तुम्हारे भाई जो भी अमाउंट कहें चेक में भरकर इन्हें दे दो। मैं कुछ कह पाती इससे पहले ही तापसदा बोल उठे, अंकल, आप बहुत बड़े आदमी हैं, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, पर इतना छोटा भी नहीं हूं कि अपनी बहन को दिए गए उपहार की कीमत वसूलूं। कृपया आप मुझे शर्मिंदा न करें। इस पर डैडी ने उन्हें खूब शाबाशी देते हुए कहा, यू आर ग्रेट माई सन। अब मैं तुम भाई बहन के बीच नहीं पड़ूंगा। अब तुम जानो और तुम्हारी बहन जाने, मैं घर चलता हूं। इतना कहते हुए डैडी वहां से रवाना हो गए। डैडी के जाने के बाद मैंने एक टैक्सी रुकवाते हुए तापसदा से कहा, आइए तापसदा, मैं आपको अपना ऑफिस दिखाती हूं। आपका फोन आते ही मैं जल्दीबाजी में घर से निकल पड़ी। चाय नाश्ता तक नहीं कर पाई। अब ऑफिस में चलकर ही चाय नाश्ता करेंगे। तापसदा बिना कुछ कहे मेरे साथ चल पड़े। ऑफिस देखते ही तापसदा के मुंह से निकल पड़ा, वाह, क्या सुंदर ऑफिस है। मैंने मन ही मन सोचा, होगा क्यों नहीं, यह ऑफिस तो डैडी ने मम्मी के लिए बनवाया था। कोई भी प्रेमी जब अपनी प्रियतमा को उपहार प्रदान करता है, वह ताजमहल के समान भले ही ना हो, पर ताजमहल से कम भी नहीं होता। मैंने तापसदा से कहा, यह ऑफिस मेरी मम्मी मिसेस कैथरीन डिक का है। वे बड़ी शौकीन और महत्वाकांक्षी महिला थी। उनकी पसंद नापसंद भी दुनिया से न्यारी थी, इसलिए चुन चुन कर दुनिया की दुर्लभ वस्तुओं से यह ऑफिस सजाया गया है। उसी समय चपरासी चाय नाश्ता लाकर रख गया। मैंने नाश्ता करते समय तापसदा से पूछा, दादा, इतनी सारी झोपड़ियां हटाने का काम आपने इतनी जल्दी कैसे कर डाला? मेरा प्रश्न सुनकर तापसदा कुछ देर के लिए सोच में डूब गए, फिर बोले, तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि आजकल कुछ धन लोलुप लोग और कुछ उगते हुए नेता किसी की भी खाली जमीन पर बलात् कब्जा करके उस पर झोपड़े बनाने और उजाड़ने का व्यवसाय कर रहे हैं। उन्हें यह सत्य मालूम हो गया है कि दुनिया में अगर किसी चीज की कीमत सबसे अधिक बढ़ेगी तो वो जमीन की, क्योंकि 1 इंच भी जमीन का निर्माण असंभव है और जनसंख्या के अनुपात में जमीन घट रही है। ये लोग हम जैसे दादाओं को बिचौलिया बनाकर इस काम में लाखों करोड़ों कमाते हैं। मैंने पूछा, दादा, आप ऐसे लोगों में कैसे जा फंसे? मेरी बात पर तापसदा कहीं खो से गए। कुछ देर बाद बोले, पार्वती, मैंने जब से होश संभाला है अपने आप को सड़कों पर भटकता पाया। लोगों से सुना है कि मैं किसी ब्राह्मण परिवार का बेटा हूं। मेरे माता पिता रोजी रोटी कमाने के लिए
यूपी या बिहार से कलकत्ता आए थे, किंतु वहां वे दोनों एक एक्सीडेंट का शिकार होकर भगवान को प्यारे हो गए। मैं अकेला कलकत्ता की सड़कों पर लावारिस बिलखता रहा। भूख क्या होती है मैंने तभी जाना। मेरा सारा बचपन अभाव और गरीबी के बीच गुजरा। मेरे दाहिने हाथ पर खुदा तापस मिश्रा नाम ही मुझे एहसास कराता रहा कि मैं ब्राह्मण खानदान की संतान हूं। सच कहूं तो इसी नाम ने मुझे बचपन से ही चोर या उचक्का बनने से रोक रखा था। मैंने लोगों से सुना था कि ब्राह्मण की अपनी गरिमा होती है, वह स्वयं संस्कारी होता है और दूसरों को भी संस्कार बांटता है। शायद ब्राह्मण के संस्कार के कारण ही पेट पालने के लिए मैं दिन में मेहनत मजदूरी करता और रात को किसी लैंप पोस्ट की रोशनी में अपनी पढ़ाई करता। अपनी कड़ी मेहनत से मैंने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए और एमए की परीक्षाएं फर्स्ट क्लास से पास की, किंतु इतनी योग्यता हासिल करने के बावजूद मुझे सिफारिश के बिना कोई नौकरी नहीं मिली। उन दिनों विधानसभा चुनाव हो रहा था। मेरा एक मित्र स्थानीय एमएलए के चुनाव प्रचार का काम कर रहा था। उसने मुझसे कहा, तापस, तुम भी हमारे विधायक जी के चुनाव प्रचारक क्यों नहीं बन जाते? इस काम में तुम्हें कुछ आमदनी भी हो जाएगी और नेताजी के संपर्क में आने का अवसर भी मिल जाएगा। नेताजी का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में गांधी, नेहरू और सुभाष जैसी महान विभूतियों की छवि उभर आई। मैं मन ही मन ये सोचकर प्रसन्न हुआ कि नेताजी के संसर्ग में मेरा जीवन भी संवर जाएगा। मैंने झटपट मित्र के प्रस्ताव पर हामी भर दी और नेताजी का काम करने लगा। मेरा मुख्य काम था पार्टी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके गली मोहल्लों में जुलूस निकालना, अपने नेता की जय जयकार करना और जगह जगह उनके पोस्टर चिपकाकर पर्चे बांटना। कभी कभी स्वयं नेताजी भी जनसंपर्क के लिए हमारे साथ हो लेते थे। वे जगह जगह नुक्कड़ चौराहों पर भाषण देकर जनमत अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते थे। एक दिन हमारा जुलूस एक ऐसे इलाके में जा पहुंचा जहां विरोधी पार्टी का दबदबा था। हमें वहां आया देख विरोधी पार्टी के लोगों ने हम पर हमला कर दिया। एक बदमाश तो चाकू लेकर नेताजी पर ही झपट पड़ा, मगर मैंने फुर्ती से बीच में आकर उसका वार रोका और कराटे के एक जोरदार प्रहार से उसे वहीं जमीन पर ढेर कर दिया। ये देखकर विरोधी पार्टी वालों की हवा निकल गई और वे घबराकर वहां से भाग निकले। नेताजी मेरे कारनामे पर बड़े खुश हुए और उन्होंने मुझे अपना अंगरक्षक बना लिया। साथ ही मुझसे यह वादा भी किया कि इलेक्शन के बाद वे मुझे एक अच्छी सी नौकरी दिलवा देंगे। अब मैं दिन रात उनके साथ छाया की तरह रहने लगा। नेताजी भारी बहुमत से चुनाव जीतकर एमएलए बन गए, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद उनका चरित्र देखकर मुझे घोर आश्चर्य होने लगा। जो नेता कल तक जनता की उन्नति और सेवा की लाखों कस्में खाया करता था, आज वही भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघने को तत्पर है। रात दिन उसे इलेक्शन पर खर्च हुए अपने धन की चिंता सता रही थी कि किस तरह वह धन 1000 गुना होकर उसके घर वापस आ जाए। उसके लिए वह तमाम आपराधिक हथकंडे अपना रहा था और नौकरी का झूठा लालच देकर मुझे भी अपराध के दलदल में धकेलता जा रहा था। किसी को धमकाना हो तो तापस, मारना पीटना हो तो तापस, जबरन धन उगाही करनी हो तो तापस और किसी जमीन पर बलात् कब्जा करना हो तो भी तापस। एक दिन जब उन्होंने मुझे किसी की हत्या की सुपारी दी तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं बोल पड़ा, बस भाई जी, अब मैं आपके अपराधों का बोझ अधिक नहीं उठा सकता। आप अपने वादे के मुताबिक मुझे नौकरी दिला दीजिए, वरना मैं चला। मेरी बात सुनकर नेताजी बड़ी निर्लज्जता से बोले, यहां के सारे पुलिस थानों में तुम्हारे गुनाह के मामले दर्ज हैं। कलकत्ता की हर गली मोहल्ले में तुम गुंडे बदमाश के रूप में कुख्यात हो। अब तुम ही बताओ, तापस को कौन शरीफ आदमी नौकरी देगा? तुम्हारे लिए तो अब एक ही मार्ग बचा है कि तुम हमारे साथ काम करते रहो। हां, अगर तुम मुझे छोड़कर जाना ही चाहो तो तुम्हारी मर्जी। नेताजी की बात सुनकर मेरा नौकरी का सपना तो चकनाचूर हो ही गया, साथ में यह भी स्पष्ट हो गया
कि ये नेता कितने खुदगर्ज होते हैं। जिस लगन से ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने में जुटे हैं, यदि उसी लगन से ये देश की सेवा करते तो अपना देश स्वर्ग बन जाता। मैंने उसी दिन उस भ्रष्ट नेता का साथ छोड़ दिया और उसी के सिखाए काम को अपना पेशा बना लिया। पार्वती, वहीं से मेरे अपराधी जीवन की शुरुआत हुई। अब आगे अगले अंक में।